नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं पंचायत समिति जयसमंद। जयसमंद के जो वर्तमान प्रधान है श्रीमान गंगाराम जी मीणा, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे अभी पंचायत समिति में, क्योंकि इस कार्यकाल के अंदर इनको यहाँ की जनता ने चुना है प्रधान पद पे। तो जानकारी लेंगे भी धरातल पे क्या क्या विकास हुआ है और क्या क्या ऐसे मुद्दे थे जिनको आपने सफल करवाया है। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। प्रधान जी, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है आप? मैं राजनीति में तो अभी पंचायत समिति के चुनाव से ही सक्रिय राजनीति में आया हूँ। इसके पहले मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। बिल्कुल। और रेवेन्यू विभाग में सर्विस करके मैं 20 जुलाई 31 2020 को रिटायर्ड हुआ। बिल्कुल। उसके बाद सक्रिय राजनीति में भाग लिया। बिल्कुल। और प्रथम बार पंचायत समिति का मेंबर का चुनाव लड़ा हमारे होम पंचायत पिलाधर से। बिल्कुल। और पार्टी ने मेरे को विश्वास जिता करके जसमंद नई पंचायत समिति जो गठित हुई उस पे प्रधान पद पे मेरे को चयन किया और मैं वहाँ निर्वाचित हुआ जी। उसके बाद ही, उसके पहले फैमिली, तो हर फैमिली और हर व्यक्ति विचारधारा से राजनीति बिल्कुल जुड़ा हो रहता है, लेकिन हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने से सक्रिय राजनीति में नहीं था। बिल्कुल। उसके बाद ही कार्य प्रारंभ किया। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे प्रधान जी अपन बात करते हैं, क्योंकि आप एक शिक्षित हैं और पढ़े लिखे हैं और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं, आपको इन जो आज जो शिक्षा है उसकी अहमियत क्या है वो एक आप जानते हैं। तो प्रधान जी, अपनी जो पंचायत समिति जयसमंद है, क्योंकि नवगठित पंचायत समिति रही है, तो इसके अंदर शिक्षा का स्तर कैसा है और शिक्षा के अंदर आपने कैसा यानी कि देखा है, क्या यहाँ का जो रुचि है शिक्षा की वो बताइए। देखो, आज के जमाने को देखते हुए और आज विज्ञान युग को देखते हुए शिक्षा सर्वप्रथम बिल्कुल पायदान पे अगर जरूरी है तो शिक्षा है। बिल्कुल। और वैसे जसवंत पंचायत समिति की बात की जाए तो शिक्षा औसत रूप से कम है। बिल्कुल। और जो हमारा मेवाल क्षेत्र है उसमें शिक्षा का काफी अभाव है। बिल्कुल। और जो पंचायत समिति में शिक्षा संस्थान है काफी पद रिक्त भी है। बिल्कुल। और काफी सुविधाएं नहीं के बराबर है। बिल्कुल। तो हमने कोशिश भी की, हमारे सरकार के टाइम में बहुत सारी स्कूलें रेंज भी हुई जी। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल अशोक गहलोत सरकार ने खोल करके ग्रामीण बेल्ट में आदिवासी लड़कों को और गरीब लड़कों को अंग्रेजी की शिक्षा देने की एक सफल प्रयास किया और वो 100% सक्सेस हो रहा है। आज की तारीख में वहाँ वेटिंग लिस्टें चल रही है लड़कों की एजुकेशन इंग्लिश में प्रवेश के लिए। बिल्कुल। तो हमने मिडिल स्कूल से सेकेंडरी सीनियर में रेंज भी कराई, प्राइमरी से मिडिल में भी कराई। बिल्कुल। और कहीं कहीं प्राइमरी नए स्कूल भी खोले। बिल्कुल। तो शिक्षा के लिए हम सदैव तत्पर रहे। विकास के नाम पे तो छोटे मोटे विकास होते रहते हैं, गांव में कोई विकास इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट हमारे इस बेल्ट में नहीं है। और स्थिति भी ऐसी एक सामने ये सेंचुरी हो गई। बिल्कुल। तो उद्योग के लिए प्रॉब्लम रहती है इसकी कंदर करने के लिए या एनओसी लेने के लिए। बिल्कुल। तो और ये बेल्ट में खाली कृषि के आधार पे लोग यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारा यही प्रयास रहे कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षा मिले और शिक्षा में रोजगार उन्मुख कोई शिक्षा होवे तो लोगों को रोजगार मिले और शिक्षित होने पे ही भविष्य सुधरेगा। बिल्कुल। देखो, अभी जैसे बताया प्रधान जी ने कि शिक्षा ही एक ऐसी है जो शिक्षा ही आगे ले जा सकती है। शिक्षा वो है जो वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो जैसे बात करें प्रधान जी अपने पंचायत समिति जयसमंद की, तो एक अपने केंद्र सरकार की योजना है नरेगा लगभग 2008 से चालू हुई है। तो नरेगा के अंदर
लोगों को रोजगार कितना मिला है और नरेगा के अंदर वर्ग कितना हुआ है, पक्का वर्ग? देखो, नरेगा कांग्रेस राज में ही चालू हुआ था इंडिया लेवल पे, और काफी रोजगार इससे लोगों को मिला। और गत सरकार, हमारे सरकार के टाइम में एक भी दिन ऐसा नहीं था जो किसी गांव में रोजगार नहीं मिला हो। बिल्कुल। लेकिन उसमें कुछ वर्क कच्चे टाइप वर्क ज्यादा होते थे, पक्के काम कम हुए। बिल्कुल। बाकी काम तो हुए, पुलिये हैं, छोटे मोटे रोड है, सीसी रोड है, या ये नरेगा में रिंग वाल है, ऐसे पक्के काम हुए हैं। उसमें भी एक नियम बना हुआ है 60-40 का जी। तो उससे हट करके काम करा नहीं पाते हैं। और बजट इतना लेवल बना हुआ है, पंचायती स्तर से इतना काम होगा, जिला परिषद से इतना होगा, फिर गवर्नमेंट स्तर से इतनी स्वीकृति मिलेगी। तो प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, तो उसमें लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और उसमें क्या कि 60-40 में फिर ठेकेदार का पेमेंट थोड़ा लेट लतीफ होता है, तो सामग्री प्रभार में पेमेंट लेट होने से ये संवेदक है वो इंटरेस्ट कम लेते हैं इसमें नरेगा में। फिर भी हमने कोशिश करके पेमेंट भी पूरा कराया और काम भी अच्छे कराए। बिल्कुल। और नरेगा के लिए आम पब्लिक को, आम लोगों को हर रोज रोजगार देने की कोशिश की और सबको रोजगार मिला। अशोक गहलोत सरकार ने 100 दिन से 125 दिन रोजगार के सालाना कर दिए, उससे भी काफी फायदा हुआ जी। बहुत ही अच्छा। तो जैसे प्रधान जी अभी आपने बताया कि जो 60-40 का रेशा है पक्के वर्ग के अंदर, उसके क्योंकि आप जानते हैं कि अपनी जो पंचायत समिति जयसमंद है इसके भी जनप्रतिनिधि है। बात करें तो पूरे राजस्थान के जो सरपंच जनप्रतिनिधि है उनकी एक बहुत ही बड़ी पीड़ा है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले तालाबंदी भी की थी पंचायतों में। अभी फिर ये बोल रहे थे कि भाई अभी अगर हमें समय पे एफएफसी, एसएफसी और नरेगा का जो पेमेंट है पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का वो समय पे नहीं आने के कारण हम फिर तालाबंदी करेंगे। तो आपको, क्योंकि आप एक कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और आपकी सरकार थी, अभी बात करें तो लगभग आपका कार्यकाल जो कांग्रेस की सरकार में निकला है और वर्तमान में बात करें तो भाजपा की सरकार है राजस्थान में। तो आपको क्या लग रहा है कि समय पे, जैसे अभी आश्वासन दिया है सरकार ने कि 15 अगस्त तक हम पेमेंट डाल देंगे, तो क्या लग रहा है आपको इनको पेमेंट मिल सकता है? और इस पेमेंट की वजह से जो ग्राम पंचायतों में आज जो विकास की गति है वो बिल्कुल धीमी चल रही है और जो विकास करवाना चाहते थे जनप्रतिनिधि वो नहीं करवा पा रहे, इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, सरकार ने कहा है 15 अगस्त तक दे देंगे, ये सरकार के वित्तीय स्थिति पे है। सरकार एक रोना रोती है अभी हमारे पास संसाधन, वित्तीय संसाधन कम हो गए, लेकिन जो काम हुआ है उसका भुगतान सरकार को करना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा 60-40 का रेशा जो आपने बात बताई, उसका मैं आपको बता दूं कि सरकार की जो योजना बनती है और जो नियम बने हैं 60-40 के, वो हर परिस्थिति अनुकूल नहीं है, क्योंकि राजस्थान एक बहुत बड़ा, देश का सबसे बड़ा स्टेट है। बिल्कुल। और उसमें अलग अलग क्षेत्र है, जैसे हमारा उदयपुर संभाग है, उसमें पहाड़ी एरिया है। बिल्कुल। पहाड़ी एरिया तो यहाँ 60-40 का रेशा जो लेबर और मटेरियल प्रभार होता है, उसमें हार्ड वर्क है यहाँ। बिल्कुल राइट। बहुत सारी लेबर से पत्थर कटते नहीं है। पहाड़ी एरिया है, कोई रोड बनाते तो 60% श्रम से बन नहीं पाता है, तो यहाँ मशीनरी को उपयोग करना पड़ता है। कभी कभी मशीनरी उपयोग करते हैं तो फिर उसमें जॉब कार्ड एंट्री करके फिर गलत मैसेज जाता है। तो रुझान जनप्रतिनिधि सरपंचों का और उस संवेदकों का इसके प्रति कम रहता है, क्योंकि टाइम पे पेमेंट नहीं मिलता है और फिर श्रम में इतना लेबर प्रभाव लग नहीं सकता है जी। तो सरकार को इस स्थिति को देखना चाहिए। जैसे रेगिस्तान बेल्ट है, तो रेगिस्तान बेल्ट में भी आप लेबर से इतना काम नहीं करा सकते जितना, क्योंकि लेबर खोदेगी रेत वापस गिरेगी, खोदेगी रेत वापस गिरेगी। यहाँ बहुत हार्ड रॉक है, हार्ड चट्टान है, हार्ड चट्टान में पत्थर टूट नहीं सकते लेबर से, तो कितना भी आप लगा दो तो वो लेबर वहां से वो काम कर नहीं पाएगी। तो सरकार को शिथिलता ऐसी देनी चाहिए, जो क्षेत्र एक प्लेन एरिया और पहाड़ी एरिया में फर्क है तो उसमें रेशा कम ज्यादा करके वर्क कराना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और बाकी पेमेंट है, सरकार ने वादा किया तो मैं
भजनलाल सरकार से और मुख्यमंत्री महोदय से आशा करता हूं कि समय पर भुगतान करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे प्रधान जी, एक अपने केंद्र सरकार की अभी योजना चल रही है जल जीवन मिशन, पेयजल के लिए। तो जल जीवन मिशन में अपनी पंचायत समिति में क्या कुछ चल रहा है, क्या विकास हो रहा है? क्योंकि हमने कई और पंचायतों में जैसे देखा है क्षेत्र के अंदर कि जल जीवन मिशन के जो ठेकेदार है उनके द्वारा जो जनप्रतिनिधि है ग्राम पंचायतों में सरपंच है, वो किसी भी फंड से, प्रधान से, एमएलए एमपी लेड कहीं से भी लाके आज अगर सीसी ब्लॉक रोडें बनाने, सीसी रोडें बना, फिर इन ठेकेदारों की मार्फत से उनको जो पाइपलाइन डालने के द्वारा खोदा जा रहा है, वापस सुचारू रूप से इसको सही नहीं किया जा रहा है। तो इस पे आप क्या कहेंगे थोड़ा? देखो, जल जीवन मिशन में बहुत सभी गांव में स्वीकृतियां हो गई, बिल्कुल, लेकिन क्लस्टर में टेंडर हुए। बिल्कुल, कोई ठेकेदार ने 5 पंचायतें ली, किसी ने 10 ली, किसी ने 4 ली। बिल्कुल, तो बहुत सारे ठेकेदार तो अच्छे लोग थे, उन्होंने काम ढंग से किया। बिल्कुल, और बहुत सारे ठेकेदार तो काम छोड़ के भाग भी गए। बिल्कुल, और उन्होंने काम किया नहीं। और जो रोड, सीसी रोड पंचायतों ने बनाई थी, इसको खोद खाद करके पूरा उबड़ खाबड़ बना दिया। आज मोटरसाइकिल या पैदल चले से स्थिति में नहीं रही है। इसके लिए हमने जिला परिषद साधारण सभा में भी मुद्दा उठाया था। वहां से भी पीएचडी एससी साहब ने कहा था कि हम इसको सही करा देंगे, लेकिन आज दिन तक कहीं किसी गांव में रोड, सीसी रोड पीएचडी ने सही कराया हो ऐसा मेरे को नहीं लगा। और हमारे 24 पंचायतों में कुछ पंचायतों में, कुछ गांवों में, पर्टिकुलर गांव की योजना थी ये। बिल्कुल, तो किसी गांव में टंकियां बन गई है, पाइपलाइन भी डल गई है, लेकिन 90% गांव ऐसे हैं जहां अभी तक उसको धरातल पे कोई सही हुआ नहीं। इसका मॉनिटरिंग भी सही नहीं हो पा रही है, कोई अधिकारियों को भी ऊपर से निर्देश नहीं है क्या किया जाए। और इसमें ठेकेदार बहुत सारे ब्लैक लिस्टेड किए, लेकिन ठेकेदार की एक ही आदमी की 4-4 फर्में हैं। तो एक फर्म ब्लैक लिस्टेड हुई, वो दूसरी फर्म आकर के डाल करके ना गया, आदमी वही काम करने वाला। तो उसका जो उसकी दिनचर्या थी, उसकी नीयत थी जैसे काम करने की, वो दूसरी फर्म हो भले 10 फर्म हो, तो काम तो उसी तरीके से करेगा। तो अधिकारी को, गवर्नमेंट को चाहिए कि उस आदमी को ब्लैक लिस्टेड करे। जो बार बार अलग अलग फर्म के नाम से टेंडर ले रहा है और सरकार को भी गुमराह कर रहा है और पब्लिक को भी गुमराह कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को काम नहीं दे करके एक अच्छे लोगों को काम दे, ताकि सरकार का पैसा भी अब जितना टेंडर, जैसे टेंडर आज से 4 साल पहले टेंडर हो गए, 4 साल में, और आज की बीएसआर रेट बढ़ गई। तो वो फिर वो रोना रोएगा कि साहब रेट बढ़ गई और हमारे ऊपर माथे पड़ रहा है, ये होगा, तो वो काम अधर जुल में रह जाएगा। तो ऐसे छोटे टेंडर या छोटे लोगों को टेंडर दे करके ये काम करावे तो मेरे हिसाब से समय पे अच्छा काम होगा। बहुत ही अच्छा। तो प्रधान जी, जैसे कुल मिला के ये मान सकते हैं कि जो धरातल पे आज जो जल जीवन मिशन योजना है केंद्र सरकार की, योजना बहुत अच्छी है, घर घर नल योजना की बहुत ही योजना अच्छी है, लेकिन इसका धरातल पे सदुपयोग नहीं हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है एक तरीके से। दुरुपयोग तो अभी दुरुपयोग तो क्या नहीं सकते, दुरुपयोग यूं नहीं हो रहा है कि हुआ नहीं है, लेकिन पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल, वही तो। पानी तो अभी कहीं पहुंचा नहीं है, पानी का दुरुपयोग नहीं है, इसका पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। और जो पैसा सरकार ने 60-40 वैसा था, इसमें भी बिल्कुल 50 था या 60 ऐसा गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, तो मतलब उसको राजनीति में डाल दिया उसको, हम करा रहे हैं, कहीं वो करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। तो ठेकेदारों ने इसका नाजायज फायदा उठाया और काम किया नहीं। और आज भी सभी कहीं एक बोरिंग करके चले गए और कागजों में बता दिया कि जल जीवन मिशन का काम चल रहा है, जबकि मौके पे कुछ नहीं हुआ है। खाली एक पाइपलाइन डाल दी तो वहां टंकी नहीं बनी है, टंकी बन गई तो वहां कुआं नहीं है, सोर्स कोई उपलब्ध है नहीं, तो वो पैसा बर्बादी हुआ कुल मिला करके। और फिर जो रोड थे गांव में, अच्छे रास्ते बने हुए थे, सीसी रोड भी थे या पक्की सड़क भी थी या कच्चे रोड भी, ग्रेवल रोड भी थी, उसको खोद खाद करके पूरा कचरा कर दिया इन ठेकेदारों ने। तो ये मतलब दुरुपयोग, इस प्रकार से इसका दुरुपयोग हुआ जो नहीं होना चाहिए था। और मॉनिटरिंग सही उसकी हुई नहीं, तो अधिकारी को भी कहते थे हाँ करा देंगे, लेकिन अभी तक कोई, किसी ने आज दिन तक कोई रोड, एक भी रोड मेरे पंचायत समिति में पीएचडी ने सीसी रोड बना करके उसको सही किया हो, ऐसे ही कहीं लगा नहीं। आप भी कहीं गांव में जाते होंगे तो आपको भी देखा होगा, आपने कहा ये जो रोड तोड़ा उसको ठेकेदार ने सही किया क्या? नहीं, बिल्कुल, मैंने इसीलिए मैंने आपसे बातचीत की। तो प्रधान जी, जैसे अभी बात करें
एक अपने राजनीति की और सरकार की, तो आपका जो कार्यकाल लगभग है कांग्रेस की सरकार में निकल चुका है और अभी कोई ज्यादा समय भी नहीं बचा है, 5-7 महीने 8 महीने मानो, तो आगे चुनाव फिर आएंगे, तो क्या तैयारियां, आगे की क्या तैयारी चल रही है? चुनाव तो देखो पार्टी लेवल पे चुनाव तो लड़ेंगे। बिल्कुल। चुनाव तो जो पार्टी जिसको टिकट देगी बिल्कुल वो लड़ेगी, हमको जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो हम निभाएंगे। बिल्कुल। और बाकी तो अब पार्टी आप देख रहे हो, सरकार का तो जो स्थिति चुनाव की जो है, आज जो मेन मुद्दे पब्लिक के हैं वो तो गौण हो गए। बिल्कुल गौण हो गए, बिल्कुल राइट। आप धर्म पे चल रहे हैं, आप जाति पे चल रहे हैं, वर्ग संघर्ष हो रहा है, कहीं भी कोई मामला आता है। आज मैं यूं कह रहा हूँ कि स्थिति ये बन गई है गांव में, तो अब कोई हैंडपंप खोदने जाएंगे तो भी वहां यहाँ बात हो जाएगी, ये कौन सी जाति के लोग हैं, ये कौन सी जाति के, इधर खोलोगे। ऐसी राजनीति गंदी हो गई है, तो आप पब्लिक का क्या विकास कर सकते हैं? बिल्कुल राइट। तो चुनाव तो खैर, चुनाव जो होगा आने वाले टाइम में 8-10 महीने हमारा बाकी रहा है, कार्यकाल पूरा हो जाएगा और पंचायती राज चुनाव होंगे तो हम डट के चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। और हमारी कोशिश यही रहेगी पंचायत समिति में हमारा प्रधान बने, जिला प्रमुख बने। और कांग्रेस पार्टी आप देख लो, आप जो भी अभी उपचुनाव, ये चुनाव हुए लोकसभा के, बिल्कुल उसमें स्थिति क्या थी सरकार की, मोदी जी की क्या थी, और जो 22 चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उसमें क्या, जो आप इस धर्म के नाम पर अयोध्या में हार गए, आप बद्रीनाथ में हार गए, और जहां जहां आप पब्लिक समझ गई है अब आप ये बातें करके उलझा करके वोट मांगने का तरीका है, वो पब्लिक समझ रही है। पब्लिक को रोजगार चाहिए। बिल्कुल राइट है। महंगाई आप कहाँ पहुंच गई है, बिल्कुल। तो शिक्षा का स्तर क्या है आज? शिक्षा के नाम पे आप सभी स्कूलों में सभी जगह लोगों को डाल दिए कि भाई आप तो ये मंदिर में ये यहाँ यात्रा करो, वो धर्म में ये जाओ। धर्म का काम भी करना चाहिए। सभी आज की का तारीख में जो भी इंसान है वो कहीं न कहीं धर्म से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। आप इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बांट करके लोगों को आप कितनी राजनीति कर लोगे? भाई आपकी आस्था, आप कहीं मंदिर अगर बना हुआ है, आप रास्ते चलोगे, आप उसको नमन करोगे तो आपके मन में कोई न कोई तो आस्था होगी। बिल्कुल। तो आस्था है तो भी, नमस्कार, आस्था है तभी तो कोई न कोई आप उसके प्रति झुकाव रहेगा, आप उसको हाथ जोड़ोगे। तो आप किसी न किसी धर्म से जुड़े हो। और मैं यूं कहना सब तक सर्वत्र हिंदू समाज है। बिल्कुल राइट। आप कौन सी आइडेंटिफाई, आप कौन सा कार्ड देते हो कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई, किस पे लिखा हुआ, किस आपके चेहरे पे लिखा है कि आप कौन सी धर्म के हो? तो इसको बांट करके एक वैमनस्य पैदा करना, गांव में एक दूसरे का भाईचारा बिगाड़ना, तो ये कहाँ तक उचित है? तो मैं तो मानता नहीं हूँ इसको कि भाई धर्म के ऊपर ही राजनीति करो। आज तो अपन जनप्रतिनिधि, हमने को पब्लिक का सोचना चाहिए पहले। बिल्कुल। बाकी धर्म के लिए तो लोग कर रहे हैं, इतनी आप शिक्षा पे खर्च करो, स्वास्थ्य पे करो, बिल्कुल, तो पब्लिक का भला होगा। बिल्कुल। आज महंगाई कहाँ गई है? तो कमाई वही है। आज कृषि में आप देख लो ना, लोग धीरे धीरे विमुख हो रहे हैं। क्योंकि इस महंगाई से अनाज का रेट नहीं बढ़ा। बिल्कुल राइट। खेती करते हैं लोग, उसकी भाव मिलता नहीं है, तो लोग उस खेती को छोड़ दिया। बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये देख लो, ये राजनीति ऐसी हो रही है। बिल्कुल। तो धीरे धीरे पब्लिक सब समझ रही है। आने वाले चुनाव में वो स्पष्ट हो जाएगा लोग क्या करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे प्रधान जी, अभी अपने 15 अगस्त भी आ रहे हैं आगे, और एक अपना हिंदू धर्म का जो पावन पर्व है भाई बहन का रक्षाबंधन, वो भी आ रहा है, तो इस पे आप अपने क्षेत्र के और देशवासियों को, जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो देखो, भाई बहन का त्योहार है राखी, एक पवित्र त्योहार है। तो मैं देशवासियों को और मेरे पंचायत समिति के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई देता हूँ, और भाईचारे से भाई बहन का त्योहार मनावे। और जो राष्ट्र पर्व है 15 अगस्त, वो जिस स्थिति में उन लोगों ने, हमारे पुरखों ने इस देश को आजाद किया, उसकी शहादतों को ध्यान में रख करके इस पर्व को अच्छी तरह से मनावे। इसको किसी पार्टी या किसी क्षेत्र से जोड़ करके नहीं देख करके, एक राष्ट्र हित को देखते हुए इस पर्व को मनावे, और सभी अपने आत्म मन से उस लोगों को नमन करते हुए इस देश की जो रक्षा की और इस देश का नाम जो वर्ल्ड में किया, उसका धारणा मन में रखते हुए इस पर्व को मनावे। और मैं सभी 15 अगस्त की और राखी की सभी देशवासियों को और सभी मेरे पंचायत समिति जैसमिन के निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं अग्रिम अर्पित करता हूँ। जी, धन्यवाद।
बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो जयसमंद पंचायत समिति के प्रधान हैं गंगाराम जी मीणा, उनसे सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। थैंक यू, धन्यवाद। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।